कॉमन पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे ना लास्ट क्लास में? हाँ हाँ मैम। हाँ, 2-4 बताओ। हाँ मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन हाँ, और सिर्फ सल्फर नाइट्रोजन या डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? नाइट हाँ मैम। नाइट्रोजन ऑक्साइड या सिर्फ नाइट्रोजन? और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और और ग्राउंड वाटर था, सल्फर डाइऑक्साइड और ग्राउंड लेवल पार्टिकुलर। ओजोन थी। हाँ मैम। ग्राउंड लेवल ओजोन थी। हाँ हाँ, ग्राउंड लेवल ओजोन। और एसिड रेन का क्या फॉर्मूला होता है? एसिड रेन क्या है? पानी है, तो पानी का क्या फॉर्मूला होता है? पानी से बनी हुई है तो पानी का फॉर्मूला H2। और हाँ। उसमें क्या ऐड हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया? H2SO4। हाँ, मैम। गुड गुड। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? मैम, जो मतलब गैस के साथ नेचर के साथ मतलब मिक्स नहीं होता है, वही प्राइमरी होता है, मतलब एक बात में बोलने से। और जो मिक्स हो जाता है, कुछ गैस के साथ पोल्यूशन मिक्स होके कुछ विक्रिया हो जाता है, वो कामिनी, सेकेंडरी। आप बताओगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? मैंने रिवाइज नहीं किया था। सुना तो था लास्ट क्लास में। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट निकलते हैं, मतलब उनमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ, डायरेक्ट है वो केमिकल। जैसे पार्टिकुलेट मैटर, राख निकली और राख उड़ रही है एनवायरनमेंट में, डायरेक्ट है बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट कर जाता है और एक नया ही पॉल्यूटेंट बन जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ये गैस बन जाती है, वो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर H2SO4 बन गया, एसिड रेन बन गई, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। इसके अलावा हमारी स्मॉग थी, दो गैसेस के, दो पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से स्मॉग बन गया, फॉग बन गया, ये सब कुछ हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट था। चलो, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम कम है, सिलेबस भी ख़त्म कराना है और मेरे को फ्री भी होना है जल्दी से, तो मैं करा देती हूँ आगे स्टार्ट, फिर अब रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। तो हमने पार्टिकुलेट मैटर पढ़ लिया था, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया था, यही पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से। फिर से रिपीट करा देती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस होती है जो हमारे व्हीकल्स में से निकलती है डायरेक्टली। इसमें क्या है, ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है, जिसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है। जैसे अभी हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हमको कुछ फील नहीं होता है। जैसे कुछ गैस तो बहुत गंदी उनकी स्मेल होती है या बहुत हाईली ऑर्डर होती हैं तो हमको पता चलता है। जैसे LPG है, थोड़ी सी भी लीक होती है तो हमको पता चलता है गैस की बदबू आ रही है, गैस लीक हो रही है। हम पेट्रोलियम जो है, जब वो वहाँ हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं, वो लिक्विड गैस है, वो मतलब लिक्विड सब्सटेंस है वैसे तो, लेकिन उसकी भी एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर है, मतलब एक स्मेल है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं होती है और वो आराम से एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है और हमारे जब वो लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एंटर करती है तो हमको कोई इरिटेशन फील नहीं होती है। और ये ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलती है, कोल को जलाने से निकलती है। जैसे कोल है, कोयला आपने देखा होगा रखा रहता है, जलता रहता है, घंटों तक जलता रहता है और हम उसके पास भी बैठे रहते हैं, वहाँ काम भी करते रहते हैं।
तो ऐसा नहीं हमको खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा या हमको डायरेक्ट असर पड़ रहा है, वो एनवायरनमेंट में पूरा उसकी जो गैस है जो उससे निकल रही है वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो रखी है, कोई बदबू हमको फील नहीं हो रही है, कोई इरिटेशन हमको फील नहीं हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमको हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। अगर पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है तो व्हीकल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स, और हमारा कोल वगैरह है, मतलब फॉसिल फ्यूल आप जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और व्हीकल्स के अंदर हमारे फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, पेट्रोल वगैरह, और उनको जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब पहले ट्रेन के अंदर कोल का यूज़ होता था, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ट्रेन में, तो ट्रेन में भी पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती थी। पर वही है, एनवायरनमेंट का सोचकर, और जो कोल है अनलिमिटेड अमाउंट में तो है नहीं, वो तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में नॉन रिन्यूएबल है वो, तो उसका सोचकर भी हमने जो हमारे ट्रेन वगैरह है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं आजकल हम, और अब हम व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं ताकि पेट्रोल को सेव किया जा सके। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी या प्राइमरी, बोलो। प्राइमरी। हाँ, सेकेंडरी है ये हमारा। तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी मतलब किसी न किसी दो चीज़ों के रिएक्शन करने से ये बन रहा है, और ये ज़्यादा जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी में पर्टिकुलेट मैटर भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। दिस टू इज़ कलरलेस, ये भी कलरलेस होता है, कोई कलर तो होता नहीं है, और ज़्यादातर किसी भी गैस का कोई कलर नहीं होता है। हाईली रिएक्टिव गैस, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट कंबशन, जब एक इनएप्रोप्रिएट कंबशन हो जाता है, ऐसी दो गैस या ऐसी गैसेस मिक्स हो जाती हैं आपस में जो इनएप्रोप्रिएट हैं, जिनको मिलने से कुछ भी अच्छा नहीं बनने वाला है, कहता है ना रिएक्शन हो गया, तो कुछ रिएक्ट हो जाता है और SO2 बन जाता है। इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यानी कि ज्वालामुखी फटता है या ज्वालामुखी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें से भी SO2 रिलीज़ होता है। और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में तो वॉल्केनो तो करता ही है पॉल्यूशन, लेकिन वो तो चलो नेचुरल है। अब नेचुरल तरीक़ों से जो पॉल्यूशन होता है वो इतने हाई लेवल का नहीं होता है जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से भी हमारे SO2 निकलता है। इसके अलावा हमारी खुद की एक्टिविटीज़ से, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की वजह से SO2 निकलता है। बट SO2 जो हाईली रिएक्टिव गैस है, ऐसा नहीं है कि आपके गाड़ी चलाने से SO2 निकल रहा है या आपके खाना बनाने से SO2 निकल रहा है, ऐसा नहीं है। वो हाईली रिएक्टिव गैस है, कुछ बड़े रिएक्शन करने की वजह से वो गैस निकली है। हमारे जो हम खाना बनाते हैं उससे SO2 नहीं निकलता है, सल्फ़र कहाँ से उसमें से निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा फ्यूल वगैरह जलाने से। द रिस्क इंक्लूड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, हमें खांसी आ जाए या कुछ भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिसइंफेक्शन हो रहा है, एंड ऑल्सो अग्रेवेशन ऑफ द एक्साइटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब कार्डियो का मतलब होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ, तो हमको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ भी हो सकती है। वैसे तो एग्ज़ाम में ना डिज़ीज़ के नाम भी लिख कर आते हैं, जैसे टाइफॉइड आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछ लेती हूँ, टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, और आपको दे देते हैं अस्थमा, बहुत कॉमन बीमारी मैंने दे दी है, कभी कभी डिफ़िकल्ट बीमारियां भी आ जाती हैं, और एक दे देते हैं हम आपको डेंगू। अब आपको बताना है इसमें से एयरबोर्न कौन सी डिज़ीज़ है, या कह लो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सी डिज़ीज़ है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन सी डिज़ीज़ है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बोलो। ये तो बहुत कॉमन बीमारियां हैं, सबको पता होगा इनके बारे में, हो सकता है इनमें से एक आध बीमारी आपको हो भी रखी हो। सबको कुल काम नहीं, आंसर दो। लास्ट में क्या लिखा? डेंगू। नहीं, ये तीन तो नहीं होगा। हाँ चलो, डेंगू तो हो नहीं सकता एयरबोर्न, या हवा की वजह से। एयरबोर्न से मतलब वो जो अस्थमा वाली है वो तो हो सकती है। ओके, डाउट आपको है टाइफाइड में? हाँ नहीं, डाउट टाइफाइड तो, हाँ टाइफाइड तो मैम एक बुखार जैसा है, एक तो मलेरिया भी एक बुखार है, डेंगू भी एक बुखार ही है, लेकिन इसमें वायरस का है। टाइफाइड भी वायरस का भी हो सकता है।
मलेरिया और डेंगू इनमें से कुछ भी वायरस का नहीं है, मैं आपको बता दूं, इनमें से एक भी बीमारी वायरस की नहीं है। वायरल पानी को घटते हो। अच्छा, टाइफाइड ठीक है। आपको क्या लगता है किस वजह से होता है? पानी की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, या इन्फेक्टेड होता है? इन्फेक्टेड होता है। चलो, काम नहीं कह रही इन्फेक्टेड होता है, आपको क्या लगता है? सब बिल्कुल इन्फेक्टेड होता है कि नॉन इन्फेक्टेड होता है? आपके आसपास कभी किसी को टाइफाइड हुआ है? टाइफाइड तो मैंने सुना, हाँ। तो ये सोचो, जब आपके आसपास किसी को टाइफाइड हुआ था, तो क्या आपको उससे दूर रहने के लिए कहा गया था, या आप नॉर्मली थे? दूर रहने का तो नहीं बोला वैसे तो। हाँ, अब मैं बताऊँ आपको, टाइफाइड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक दूसरे को नहीं फैलती है। ना मलेरिया एक दूसरे से फैलता है, ना अस्थमा फैलता है, और ना ही डेंगू फैलता है। इनमें से कोई भी डिजीज़ इन्फेक्शियस नहीं होती है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ये कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी में मतलब ये वाली आती तो बाहर से ही है बॉडी में, लेकिन दूसरे पर्सन से नहीं आती हमको, कि हमारे भाई को मलेरिया हुआ है तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोविड थोड़ी ना है, कोविड इन्फेक्शियस डिजीज़ है। टाइफाइड हमको पानी की वजह से होती है, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अभी वाटर पोल्यूशन की डिजीज़ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन से होता है टाइफाइड। गंदा पानी पीने से हमको टाइफाइड होता है। मलेरिया तो मच्छर की वजह से ही होती है, मलेरिया डेंगू वेक्टर बोर्न होता है ना, तो ये तो हमें मच्छर की वजह से होती है। और अस्थमा हमको होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। क्लियर है कि ये क्या डिफरेंस है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में? हाँ। इन्फेक्शियस होगी वो जो हमें किसी और से लगती है, मतलब हमारे ह्यूमंस में से, ठीक है, कि हमारे भाई को हुआ था, हमें भी हुई। कोविड-19 जैसे हाँ, वायरस। कोविड-19 हो गया, और जुकाम हो गया। कोल्ड कभी भी हमें अपने आप नहीं होता, लोग कहते हैं ठंडा पानी पीने से हो गया और आइसक्रीम खाने से हो गया। कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो अपने आप नहीं आपको लगता है कि ज़रूर आपने किसी ऐसी चीज़ को टच किया है जहाँ पे कोल्ड का वायरस था, और वो वायरस आपकी बॉडी में गया है। कोल्ड का वायरस बाहर से हमारी बॉडी में आता है, ये ठंडा पानी और आइसक्रीम खाने से नहीं आता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और कोल्ड भी जब फैला था, जब पहली बार आया था, तो उस पर भी बहुत रिसर्च की गई थी, तभी पता चला कि क्या बीमारी है। कोविड-19 भी एक तरीके का कोल्ड ही है, ठीक है। तो खाना ठंडा गर्म खाने से थोड़ा ना होता है, किसी और की बॉडी से इंजेक्ट होकर इन्फेक्ट होकर हमें आता है। तो कोल्ड हो गया, कोविड-19 हो गया, और वो चिकनगुनिया हो गया। ये मतलब जो वो वाली बीमारी है, चिकनगुनिया नहीं, चिकनगुनिया तो मच्छर के काटने से होता है। जो चिकन पॉक्स हो गया ना, ये वाली बीमारी हमें एक दूसरे से फैलती हैं। आगे चलते हैं अब हम। अब आप होमवर्क नोट कर लो, जो भी आप नोटबुक या कुछ भी लेकर बैठे हो, तो अभी के अभी वहाँ लिख लो। नेक्स्ट क्लास तक आपको ग्रुप में एयर पोल्यूशन से होने वाली डिजीज़ की एक लिस्ट ग्रुप में भेजनी है। एयर पोल्यूशन डिजीज़, ठीक है, जो हवा के प्रदूषित होने की वजह से हमको बीमारियां होती हैं, उनके नाम आप तीनों को, मैं यही नहीं वेट करना कि वो पहले भेजेगा, कम से कम 3-4 नाम आप तीनों भेजोगे ग्रुप में नेक्स्ट क्लास से पहले, समझ गए? आगे चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 इज अ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड तो ये ऑब्वियसली बात है, NO2 है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगी। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, और 2 का मतलब होता है 2, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 है। ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट है या सब्सटेंस है ऑक्सीजन के, वो 2 है मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन का मतलब डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और डाई मतलब 2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो ये हो गया। अब ये और NOx का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं। NO2 कब निकलता है? व्हेन फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, गैस, डीजल आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। तो जब उसको हाई टेम्परेचर पे हम बर्न करेंगे तब NO2 निकलेगा, ठीक है। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड भी तभी निकलती है। अब मैं आपको बताऊं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। जो वो धुआं गाड़ियों के पीछे से निकल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और अगर हम इनको हाईली टेम्परेचर पे, NO2 भी तभी निकलता है जब हम इनको जलाते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ऑब्वियसली पूरा हम उसको जलाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा।
NO2 और अच्छा ये आगे एक लाइन, ये यहाँ ख़त्म होता है फुल स्टॉप के ऊपर। अब हम हेल्थ इफेक्ट क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वो पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इंक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज। एक सेकेंड, हाँ तो हम पढ़ रहे थे हाँ, तो NO2 क्या करता है, इंक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन लाल हो जाए या उसमें स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, इस तरीके का, मतलब जैसे कुछ हमको कोई रोग हो गया, मतलब जैसे हमें मच्छर काटने से, कोई कीड़ा काटने से कुछ हो जाता है, तो हवा में से ये हमारे बॉडी में एंटर करता है एयरवेज की वजह से, और फिर इन्फ्लेमेशन होती है। अब वो हमारे हो सकता है लंग्स में हो या किसी बॉडी ऑर्गन में हो, ठीक है। वर्जन कफ एंड वीजिंग, कफ होगा और वीजिंग होगा, छींकें आएंगी या खांसी हो जाएगी। रिड्यूस लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन रिड्यूस्ड, गलत लिख दिया, लंग इन्फेक्शन होगा, ठीक है। रिड्यूस वर्ड को हटाती हूँ यहाँ से। इंक्रीज अस्थमा अटैक्स, तो जिस बंदे को अस्थमा होगा और वो NO2 के कांटेक्ट में आएगा तो उसको अस्थमा अटैक आएगा। आपने अस्थमा के पेशेंट्स को देखा होगा, धूल मिट्टी से भी उनको अस्थमा अटैक आ जाता है, ठीक है, क्योंकि धूल मिट्टी में पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारे लंग्स में चले जाते हैं। जब हम उसके कांटेक्ट में जब वो हमारे लंग्स में जाते हैं तो हमें अस्थमा अटैक आता है। तो NO2 के कांटेक्ट में जाके भी हमें अस्थमा अटैक आता है। ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिशंस, तो वही है, हमको ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंसल्ट करो, हॉस्पिटल वगैरह लो। न्यू रिसर्च वॉन्स दैट NO2 इज़ लाइकली टू बी अ कॉज ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन, तो अभी नई रिसर्च से पता चला है कि NO2 बच्चों को भी अस्थमा का एक कारण बन चुका है। अब बच्चों को भी अस्थमा होता जा रहा है NO2 की वजह से। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप में से कोई भी हिंदी का है नहीं तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन पे। अब आप बोलो ओजोन अच्छी गैस होती है कि ओजोन बुरी गैस होती है? हर उससे सोच लो, आपने बचपन से ओजोन के बारे में क्या पढ़ा है, और ये गुड होती है या फिर ये बैड होती है, ये हमको बचाती है या ये हमको हार्म पहुंचाती है? बोलो। ओजोन के बारे में तो सुना होगा ना, बचपन में सुनते थे ओजोन लेयर है और वो हमको यूवी रेज से बचाती है, ये करती है, वो करती है, उसमें होल हो गया है, ये सब बातें तो सबने सुनी होंगी ना। यस मैम। हाँ, तो ओजोन गुड होती है कि बैड होती है, या गुड और बैड दोनों होती है? आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो दोनों ही है, गुड भी और बैड भी। अच्छा, और बाकियों को क्या लगता है? मैम ओजोन तो एक चीज शायद ऐसा है मेरे ख्याल से, वो जो सूर्यों का रश्मि आता है ओजोन स्तर के लिए पूरे नहीं आता है, मतलब कम आता है। वो नहीं होने से तो हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आपके हिसाब से ओजोन इज बैड? नहीं, बैड नहीं, तो ज्यादा आने से तो ज्यादा हो तो हानिकारक है, कम हो तो सही है? या फिर ये भी कह सकते हो दोनों है? जरूरी थोड़ी तो कंफ्यूज हो रहे हो गुड है या बैड है, हो सकता है गुड और बैड दोनों हो। चलो फिर मैं ही आपको बता देती हूँ। तो ओजोन दो टाइप की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। होता सेम ही चीज़ है, ओजोन सेम ही चीज़ होती है, लेकिन ओजोन को दो टाइप में बांटा हुआ है। एक है ग्राउंड लेवल ओजोन, एक तो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, सबको पता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रेज से, गामा रेज से और फलानी रेज से बचाती है ना। जितनी भी सन से हार्मफुल रेज आती है वो हमको उससे प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, तो उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से। अब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो धरती पे प्रेजेंट ओजोन है, वो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल,
वो उसको हम कहते हैं बैड ओजोन। तो अगर आपको पूछे बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है तो ग्राउंड लेवल पर, गुड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो हमारी गुड ओजोन है। समझ गए? अभी ओजोन ये ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है वो बता रही हूँ, क्योंकि गुड ओजोन तो सिर्फ वही है स्ट्रेटोस्फेयर वाली, और उसके बारे में हम आगे देख लेंगे बाद में। तो ये बनती है हमारी जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कैसे बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस VOC। VOC क्या होता है? VOC आप यहाँ पे भी लिखा हो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये VOC अभी हम अलग से पढ़ेंगे। VOC भी एक हमारा पॉल्यूटेंट है, वो हम अभी पढ़ेंगे। हीट एंड सनलाइट, इन सबको आपस में मिक्स जब हम कर देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस VOC प्लस हीट एंड सनलाइट, ये सब मिक्स करके ओजोन बना लेते हैं। अब ग्राउंड लेवल ओजोन क्या करती है, इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर बट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन NOx प्लस VOCs, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। कह रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं होती है, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और कई केमिकल्स के कई गैसेस के रिएक्ट करने से ये बनता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, इंडस्ट्रीज से निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं वहाँ से निकलता है, मोटर व्हीकल से निकलता है, गैसोलाइन वेपर से निकलता है। ठीक है, जो हम गैस वगैरह बनाने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वहाँ से। केमिकल सॉल्वेंट्स आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये दोनों देखो, ये दोनों ही नहीं बनेंगे तो ओजोन भी नहीं बनेगी। इन दोनों के रिएक्शन से बनती है हमारी ओजोन। बहुत सारी चीज़ें तो हीट और सनलाइट के उससे बन जाती है केमिकल करके। जैसे हम बहुत सारी गैसेस लीक कर देते हैं, हम बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और हीट के कांटेक्ट में आके, सनलाइट के कांटेक्ट में आके वो रिएक्ट कर जाती है और कुछ ना कुछ नया हो जाता है। अब ओजोन की वजह से क्या क्या बीमारियां हमको होती हैं, सीने में दर्द होता है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है। अब आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आए दिन हम बाहर से जब आते हैं, ऑफिस से आते हैं, स्कूल से कॉलेज से आते हैं, तो हमेशा हमको ये दिक्कत रहती ही है। ठीक है, जो लोग बहुत हाईली इम्यूनिटी वाले होंगे उनका नहीं पता, पर ज़्यादातर ये दिक्कत होती है। हम बाहर से आते हैं, गला ख़राब हो गया, अब बाहर से आए हैं, सर दर्द हो रहा है, सीने में दर्द तो चलो रेयर, जिनको अस्थमा वगैरह है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उन्हीं को होता होगा, पर खांसी, हमको आए दिन खांसी हो रही है, आए दिन सर दर्द हो रहा है, तो ये सब हमको, ये गैसेस हमारे अंदर जाती हैं और उसकी वजह से हमको उसी के सिम्टम होते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकिटिस का नाम सुना है? ब्रोंकाइटिस और वातस्फीति और अस्थमा की स्थिति को बदतर कर सकता है। मतलब जिनको अस्थमा है वो लोगों को जब ये गैस में इनहेल करते हैं तो उनको तुरंत असर होता है। इससे फेफड़े पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और ओजोन के बार बार संपर्क में आने से फेफड़ों का ऊतक स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। मतलब हमारे लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में पढ़ा था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओजोन दो टाइप की होती है, गुड और बैड। जो ग्राउंड लेवल पर है वो बैड है, जो एटमॉस्फेयर में है, ऊपर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो हमारी गुड ओजोन है। गुड ओजोन हमें यूवी रेस से और गामा रेस से, इन सब रेस से हमको प्रोटेक्ट करती है। और जो बैड ओजोन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, VOC और हीट एंड सनलाइट के केमिकल रिएक्शन की वजह से बन जाती है और हमको रेस्पिरेटरी डिजीज़ करती है। इसके बाद VOC यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या होते हैं? Volatile organic compounds are a large group of chemicals that are found in many products we use to build and maintain our homes. तो ये कहाँ से आते हैं? कोई मतलब ये हमने पर्पसली नहीं बनाए हैं, लेकिन जो हाउस होल्ड चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं डे बाय डे, ये सोचो सिर्फ हाउस होल्ड चीज़ों की वजह से इस तरीके का केमिकल जो एनवायरनमेंट में फैल रहा है। ये कहाँ से निकलता है? हमारे परफ्यूम्स में से, हमारे कॉस्मेटिक्स में से। कॉस्मेटिक की वजह से इतना पॉल्यूशन फैलता है, मैं सोचती हूँ जब उनको यूज़ करने से इतना पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में फैल रहा है, तो जिस उस प्रोडक्ट को जो हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं तो हमारी स्किन को कैसा फील होता होगा। जो इतना मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, जितने भी स्प्रे होते हैं, चाहे वो हेयर स्प्रे हो, चाहे वो रूम फ्रेशनर वाला स्प्रे हो या परफ्यूम वाला स्प्रे हो, वो सब पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वो सब पॉल्यूशन के लिए वो है, कॉज है उसका। ठीक है,
तो हाउस होल्ड चीज़ में हमारे परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, और हाउस होल्ड थिंग्स में हमारे क्या बोलते हैं, हमारा हार्पिक हो गया, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, और क्या है, बाथरूम क्लीनर्स हो गए, और फ्लोर क्लीनर्स हो गए। जितने भी क्लीनर्स होते हैं उसमें वो लोग कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से फ्लोर साफ़ हो जाए या शीशा साफ़ हो जाए, और वो हमारे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन के लिए कारण होता है। पॉल्यूशन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो और इंडोर पॉल्यूशन आउटडोर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा क्यों? इंडोर पॉल्यूशन आउटडोर पॉल्यूशन से ज़्यादा हानिकारक क्यों होता है? इंडोर पॉल्यूशन मतलब जो घर के अंदर पॉल्यूशन होता है, और आउटडोर पॉल्यूशन मतलब जो घर के बाहर पॉल्यूशन होता है। अब आप बताओ दोनों में से ये इंडोर वाला ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? लीला बताओ, आपको ऐसे क्यों लगता है कि इंडोर जो है ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए? किसी को नहीं आ रहा क्या? कॉमन सेंस लगाओ। कौन सा नाम क्या इंडोर वाला मतलब ज्यादा खतरनाक होता है कि यही है ना? हाँ क्वेश्चन। हाँ। मैम यहाँ पे तो जनरली जो होता है इंडोर में, तो बाहर वो जो केमिकल होता है उसका स्प्रेड नहीं, बाहर नहीं जा सकता है, गैस के साथ मिक्स नहीं हो सकता है, अंदर में ही रहता है ज्यादा। तो अंदर में रहने से तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। गुड, क्योंकि आउटडोर पोल्यूशन जो है स्प्रेड हो जाता है, उसके पास लार्ज एरिया है फैलने के लिए। लेकिन इंडोर वाला हमारे घर की 4 दीवारों में बंद रहता है वो पोल्यूशन, और वो बार बार हम उसको कॉन्टिन्यूसली इनहेल करते ही रहते हैं, और वो डायरेक्टली मतलब उसका तो 100% श्योरिटी है कि वो हमारे लंग्स में जा ही रहा है, वो हमारी बॉडी में जो है इन्फेक्ट हो ही रहा है, मतलब इंजेक्ट हो ही रहा है, किसी ना किसी पर्पज़ से रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर ही रहा है। लेकिन आउटडोर वाला तो कुछ ज़रूरी थोड़ी हमारी बॉडी में जाए, मास्क पहन के भी बाहर जाते हैं तो जा रहा है नहीं जा रहा है, और इतना बड़ा एरिया है उसके पास, वो पूरे में फैला हुआ है। इंडोर वाला बट छोटे से एरिया में ही है, और वो 100% हमारी बॉडी में जा रहा है। ठीक है। वंस दीज केमिकल आर इन आवर होम दे आर रिलीज्ड और ऑफ गैस इनटू द इंडोर एयर वी ब्रीथ। तो ये हवा जो हमारे घर की अंदर की जो हवा है उसके अंदर ये फैल जाते हैं। दे मे और मे नॉट बी एबल टू बी स्मेल्ड। तो और ज़रूरी नहीं है कि हमें बदबू ही आएगी, हमें स्मेल्डी फील होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारे घर में पोल्यूशन है। सब अपने घर में बैठे हैं और सबको बहुत फ्रेश एयर फील हो रही होगी, एसी चलाया होगा, कूलर चलाया होगा, तो लग नहीं रहा होगा कि हमारे आसपास पोल्यूशन है। और जब हम परफ्यूम लगाते हैं हमें कितना अच्छा फील होता है, लेकिन हाँ, वो भी क्या बोलते हैं पोल्यूशन है। ठीक है। स्मेलिंग इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ रिस्क। देखो उनमें स्मेल हो भी सकती है और उनमें स्मेल नहीं भी हो सकती है। तो स्मेलिंग से तो हमको पता चलेगा नहीं कि भाई हमें पोल्यूशन है, वही बात हो गई कि स्मेल से तो ना हमको पता चलता है कि हमारे आसपास कितना पोल्यूशन है। बहुत सारे ऑर्डरलेस पोल्यूशन होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ VOCs दैट मे बी प्रेजेंटेड इन आवर डेली लाइफ आर बेंजीन, इथाइलिन, ग्लाइकोल, फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइलिन क्लोराइड, टेट्राक्लोरोथाइलिन, टोल्यूइन, ज़ाइलिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। ये सब कॉमन VOCs। अब आप कहोगे ऐसा तो हम कुछ यूज़ ही नहीं करते हैं, तो आप जो घर में चीज़ें यूज़ करते हो उसकी बॉटल पे चेक करना, इनमें से किसी ना किसी केमिकल का नाम आपको लिखा मिल जाएगा। और ज़्यादातर क्लीनर्स पे मिलेगा, जो फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स और पोछे लगाते वक्त जो हम चीज़ें डालते हैं, फिनाइल वगैरह, और आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बर्तन धोने के लिए भी हम क्लीनर्स का यूज़ करते हैं, तो उनकी बॉटल्स पे आप देखोगे तो इसमें से किसी न किसी केमिकल का नाम आपको लिखा मिल जाएगा। अब VOCs आते कहाँ से हैं? पेंट में होता है, वार्निशेस, कॉर्क्स, एडहेसिव्स। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं पेंट से रिलेटेड उसके अंदर होता है। तो पेंट के वक्त देखो, पेंट वाला जो भी बंदा करता है, अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो मास्क वगैरह पहन के करते हैं। कारपेट से कैसे पोल्यूशन फैलता है? जो कारपेट हम घर में बिछाते हैं उसके अंदर क्या है, धूल इकट्ठी होती रहती है। हम कितना ही सफाई रखें, उसको हम रोज़ झाड़ें, टाइमली धुलवा रहे हैं, लेकिन वो धूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और धूल के जो कण हैं उसमें फंसे रहते हैं, और फिर वो जो है डायरेक्ट हमारी नोज़ में। अब क्या फ्लोर है, मान लो तुमने कारपेट नहीं बिछाया हुआ है, डेली झाड़ू पोछा करोगे, गायब धूल, थोड़ी सी भी धूल पड़ी होगी हमको दिखाई देगी, हमारे पैर में चिपकेगी। लेकिन कारपेट पे जो धूल होगी वो हमको ना दिखेगी, ना हमारे पैरों में चिपकेगी, ना हम क्या बोलते हैं, ना हमें कोई डिस्टर्बेंस फील होगी, वो उसमें रहेगी।
जब हम उसको झाड़ते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसमें से बहुत धूल निकलती है, तो वो जो है उसको अपने में एब्जॉर्ब करके रखता है और फिर वो हमें धीरे धीरे करके रोज़ हमारी नाक में जाती रहती है। कंपोजिट वुड प्रोडक्ट्स, कंपोस्ट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, वुड प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, अपहोल्स्ट्री एंड फोम वगैरह, फोम के जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, अब चाहे वो शेविंग क्रीम हो, इन सब चीज़ों में भी होता है ना। इसके बाद एयर फ्रेशनर्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने बता दिया, कॉस्मेटिक्स बता दिया, फ्यूल ऑयल, गैसोलाइन यानी हमारी एलपीजी वगैरह, स्मोकिंग, ड्राई क्लीनिंग, अगर हम घर में ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो ड्राई क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है उसमें भी कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है। फ़ोटोकॉपी, ठीक है, हम फ़ोटोकॉपी जो करते हैं उसमें यूज़ होता है, जो हम अपनी मशीन चलाते हैं। कुकिंग हो गया, कुकिंग में कुछ अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, या फिर कुकिंग हम कुछ पकाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है जो गैस रिलीज़ होती है वो पोल्यूशन करती है, जैसे आजकल विनेगर और ये क्या बोलते हैं सोया सॉस, और ये तो बहुत कॉमन चीज़ें मैंने बोल दी, और भी बहुत हम केमिकल वाली चीज़ें जो है खाने में डाल के बनाते हैं, और आप देखोगे ऐसी चीज़ हम डालते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उनके जलने से भी कुछ पोल्यूशन होता है। हॉबीज़, अब लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, तो कुछ लोग अजीब अप्लाइंसेस अपने घर में रख लेते हैं, जिससे जैसे किसी की क्या बोलते हैं वो एक्सरसाइज की बहुत सारी आती हैं, वो ले लो, या उनसे तो चलो ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी बस यूज़ हो रही है, ऐसा कुछ पोल्यूशन निकल नहीं रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें लोग रख लेते हैं, फ्रेगरेंस के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आते हैं, उसको लगा दो, सॉकेट में लगा दो और वो आपको टाइमली फ्रेगरेंस देता रहेगा, फ्रेगरेंस को पूरे टाइम छोड़ता रहेगा, तो वो सब है। बर्निंग वुड और वुड जलाने से, तो ये सब हमारे VOCs हो गए। किसी का कोई डाउट है अभी तक? फिर आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इस तरफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बोलो। नहीं पता क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट? छपेकुल, हाँ मैम। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? मतलब मैम मेरे को बहुत दिन से हो रहा है एक बार, वो जो ग्रीन ग्लास का जो घर होता है वहाँ पे जो मतलब अंदर का वायु बाहर नहीं निकल सकता है, और बाहर का जो मतलब ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं सकता है, तो जहाँ पे वो इफेक्ट हो रहा है वही ग्रीन हाउस होता है। चलो, ये तो आपने एक एक्टिविटी मुझको बता दी। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाने के लिए बचपन में बच्चों से एक्टिविटी कराई जाती है, एटमॉस्फेयर वगैरह समझाने के लिए। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बता देती हूँ क्या होता है। जो अब आप देखोगे अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, अर्थ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ये गर्मी क्यों हो रही है? तो देखो, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुँचती है तो उसमें से कुछ वापस चली जाती है, ठीक है। जो सनलाइट हमारे पास आ रही है उसमें जो रेज़ हैं उसमें से बहुत सारी रेज़ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेज़ जो हैं रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फंस जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, और उसके फंसने की वजह से अर्थ पे बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो रेज़ आई तो, वो हीट आई तो अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। और अर्थ पे क्या है, वो गर्माहट पैदा होती जा रही है, वो जो एनवायरनमेंट जो गर्म होता जा रहा है, पृथ्वी की सतह जो गर्म होती जा रही है, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी गैसेस इसमें आती हैं, कुछ हमारा भी रोल है, ऐसा नहीं है सूर्य की ही सारा रोल है। अगर सूरज की रेस से ही हो रहा होता सारा तो कब से पोल्यूशन हो जाता हमारी धरती पे। तो इसमें हमारा रोल बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारी ऐसी गैसेस का यूज़ कर रहे हैं जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रही हैं। डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और वो जो है बाहर नहीं निकल रहा है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर भी एक लेयर, मतलब एटमॉस्फेयर जो है ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एयर्स की एक लेयर बनी हुई है और वो जो है चीज़ों को बाहर नहीं निकलने देती, मतलब अर्थ की उन रेस को, उस गर्म हवा को, वो जो गर्माहट जो कर रही है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, इसलिए अर्थ पे गर्माहट जो है बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। मेनली इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहली ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज हम इनको कहते हैं। फिर मीथेन यानी कि CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NOx।
अदर HCFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आपको उनके नाम याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, या फिर मैचिंग करो, कुछ भी आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा अब कितनी एनवायरनमेंट में है इस टाइम पे प्रेजेंट, तो CO2 72% हमारे एनवायरनमेंट में है, मीथेन 18% है और नाइट्रोजन ऑक्साइड 9% है। अपने क्या बोलते हैं कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब अर्थ की कैपेसिटी से ज़्यादा ये गैसेस प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे जो है पॉल्यूशन कह रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देख सकते हैं, मतलब गर्मी जो है बढ़ रही है। सोर्सेज पावर स्टेशंस 21%, मतलब सोर्सेज मतलब कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इतनी गैस कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना बढ़ता जा रहा है। पावर स्टेशंस क्या होते हैं, पावर स्टेशंस क्या होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे पावर को प्रोड्यूस किया जाता है किसी ना किसी भी चीज़, मतलब किसी भी रूप में वो हो सकती है। पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी एक पावर स्टेशन हो गया, और भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो पावर स्टेशंस की वजह से 21% जो है ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 17%, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, जब हम फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर फ्यूल को जलाते हैं, वो सब करते हैं, तो उसमें 14% ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चर के वजह से, यानी कि खेती बाड़ी की वजह से 13% ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर में क्या है, जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट और फलाना कंपोस्ट, ये सब हम आजकल बहुत सारी जो है केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी सब्जियां उगे, जल्दी सब कुछ हो जाए। तो एनिमल से बचाने के लिए या क्या होता है वो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जो 13% ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस करता है। इंडस्ट्रियल तो करता ही करता है, और पावर स्टेशन भी 21% ग्रीन हाउस गैस में अपना भागीदारी देते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अब आप बोलोगे धरती का गर्म होना ही तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक डिफरेंस है। ग्रीन हाउस तो बस एक इफेक्ट है कि भाई ये गैसेज हैं और ये धरती को गर्म कर रही हैं, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक लंबा प्रोसीजर है। ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं कि आज आपने करा और आज ही ग्लोबल वार्मिंग हो गई, नहीं, कई साल के बाद उसका रिजल्ट, कई सालों में इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे 5 साल तक लगातार आप कुछ हार्मफुल मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हो जो एनवायरनमेंट पर असर डालें, तो 5-10 साल बाद उसका रिजल्ट आप देख सकोगे मुख्य रूप से, मतलब एक मेन तरीके से आप देख पाओगे। जैसे क्लाइमेट चेंज होती है। क्लाइमेट चेंज से मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का अच्छा एग्जांपल देती हूँ। पहले सर्दियाँ कितने महीनों की पड़ती थी जब आप छोटे बच्चे थे, कितने महीनों से कौन से महीने तक सर्दी रहती थी? पहले तो ज्यादा पड़ती थी, मतलब ज्यादा था। पहले अक्टूबर में सर्दी शुरू हो जाती थी, मुझे अच्छे से याद है। अक्टूबर में जो फेस्टिवल्स होते थे, हम लोग जैकेट्स, मतलब बचपन की फ़ोटो भी देखते हैं कि दिवाली पे जैकेट पहनी हुई है हमने, और आजकल दिवाली पे इतनी गर्मी होती है कि हम लोग नॉर्मल गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं। और पहले तो यहाँ तक कि दशहरे पे भी हम लोगों ने स्वेटर पहने होते थे। आप लोग अपने बचपन की फ़ोटो देखोगे तो दशहरे में भी हमने स्वेटर पहने हुए हैं। और आजकल देखो, रामलीला देखने थे तो ठंड लगती थी पहले। हाँ, रामलीला देखने जाते थे तो कैप भी पहन रहे हैं और ये सब पहन रहे हैं। और अब क्रिसमस पे भी, क्रिसमस की फ़ोटोज़ भी देख लो, अभी रिसेंट की, तो बिना स्वेटर के ही हम लोग घूम रहे होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की मतलब पूरा इतना चेंजेस हो गए कि साथ जो हमारा जो डिवीज़न होना था वो 6-6 महीने का होना था, कि 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी, या फिर 6 महीने गर्मी फिर 2 महीने का मानसून फिर सर्दी, ऐसा कुछ तो होना था ना। पर अब क्या होता है कि 8 महीने तो गर्मी के हैं, 2 महीने हमारे सर्दी के हैं। सिर्फ 2 महीने से जनवरी और क्या बोलते हैं दिसंबर और जनवरी में सर्दी पड़ती है, वो भी दिसंबर एंड में शुरू होती है सर्दी, ठीक है, ढंग से 2 महीने भी नहीं पड़ती है। और एक आध मुश्किल मानसून भी कितना कम हो गया। पहले कितने महीने भर बारिश आती थी, और अब मानसून कितने कम दिनों के लिए आता है, और आता भी है तो लेट। मतलब सब कुछ शिफ्ट हो गया है, आपका पूरा वेदर सिस्टम बदल गया है।
और पूरा जो एक पैटर्न हमारा रहता है वेदर पैटर्न कि भाई अब गर्मी है, सर्दी है, इतने महीनों की है। और अब टेम्परेचर भी देखो, पहले गर्मियों में एक लिमिट होती थी कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, अब कोई लिमिट ही नहीं है, हर महीने हर साल रिकॉर्ड टूटे ही जा रहा है। इस बार 45 था, इस बार 50 हो गया, इस बार 47 है, तो वो हर महीने नॉर्मल टेम्परेचर 47, 45, 47, 45, जबकि पहले ऐसा नहीं रहता था। तो ये क्लाइमेट चेंज की आपने इतनी बुरी बुरी एक्टिविटीज़ करी हैं कि टेम्परेचर फिक्स हो गया है 45 पे जाके 47 पे जाके फिक्स हो गया है, हर साल ही 47 रहता है या हर साल ही 45 रहता है। और सर्दियाँ परमानेंटली सर्दियाँ जो कम होती जा रही है, डे बाय डे सर्दी कम होती जा रही है, गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, इसीलिए इसका नाम वार्मिंग है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। सर्दियाँ तो मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे दिल्ली में तो ख़त्म हो ही जाएंगी। औसत तापमान वृद्धि मतलब एवरेज टेम्परेचर जो है आपका बढ़ चुका है। एवरेज टेम्परेचर अगर हमारा 40 हुआ करता था तो अब हमारा 45 to 47 एवरेज टेम्परेचर होता जा रहा है दिल्ली का। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी होता है ये। और वॉल्केनिक इरप्शन तो देखो कितने ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शन अगर होगा भी तो उसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं है। जब आप अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर दोगे, वैसे तो वो इनर साइड से होता है, लेकिन जब हम इतना अर्थ पे इतनी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसकी वजह से वार्मनेस बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसके इफेक्ट क्या है? हीट वेव्स यानी कि लू वगैरह होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। सूखा पड़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी वर्षा मतलब हैवी रेनफॉल होती है या फिर बाढ़ आ जाती है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है। हैवी स्नोफॉल होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होते हैं, मतलब ओशन में एसिड वगैरह का मिक्स हो जाना, ठीक है। स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं क्योंकि गर्मियां इतनी पड़ती जा रही हैं कि वो प्रजातियां, वो स्पीशीज़ उस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं और वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर घट बढ़ रहा है और बहुत सारी स्पीशीज़ जो है एक ही टेम्परेचर में रहने के लिए बनी है। हम ह्यूमंस ही हैं जो हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। हम ह्यूमंस आर्कटिक में भी जिंदा हैं, हम ह्यूमंस यहाँ इक्वेटर के पास भी जिंदा हैं, जहाँ गंदी गर्मी पड़ती है हम वहाँ भी जिंदा हैं, जहाँ अंधी सर्दी पड़ती है हम वहाँ भी जिंदा हैं। ये कह लो हमारे पास ब्रेन बहुत है और हमें पता है कि हर एनवायरनमेंट में कैसे ज़िंदा रहना है, लेकिन एनिमल्स को थोड़ा ना पता है। टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो कोई ठंड से मर जाता है, कोई गर्मी से मर जाता है, और ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हमारी लुप्त हो गई हैं। अब जैसे बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, आर्कटिक लाइफ देखो खतरे में आ गई, उनको तो बर्फ़ में रहने की आदत है, अब वो पिघलेंगे तो सारी स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जो वहाँ रहती हैं। एक्सटिंक्ट होना यानी लुप्त हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती है पूरे तरीके से। क्लियर है अभी तक का सारा? एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन, जिसकी हमने बात कर लिया कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहता है और डायरेक्टली हमारे लंग्स में चला जाता है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब बाहर वाला तो हवा के साथ मिक्स हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर पोल्यूशन, ठीक है, जो है वही है और वही सीधा हमारे नोज़ में जा रहा है। बाहर वाला जो पोल्यूशन होता है वो तो 100 गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, हवा में पूरा मिक्स हो जाता है, और वो जो प्रोड्यूस हुआ था वो नहीं रहता है, वो तो डाइल्यूट हो जाता है और फिर हमारे अंदर जाता है। और जो घर के अंदर होता है वो ओरिजिनल पोल्यूशन होता है, डायरेक्ट निकला हुआ हमारे डायरेक्ट नाकों में जाता है। फ्रॉम क्लीनिंग एजेंट, फ्रेग्रेंस, ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा पोल्यूशन ज़्यादा हानिकारक होता है, तो इंडोर और आउटडोर आएगा, तो इंडोर ही लिखना, ये मत सोचना घर के अंदर पोल्यूशन नहीं होता है। अब हम एक पढ़ रहे हैं एक्ट, हमको बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं, तो मैंने सोचा था हर क्लास में एक एक दो पढ़ाती जाऊंगी, तो एक एक दो आप याद करते जाना, तो एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। हमें पढ़ना है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पेरिस एग्रीमेंट, ऐसे है ना, और उसमें से एक एक दो रोज़ पढ़ेंगे तो आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। मेरी एक दो वीडियोस हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक वीडियो है, इसकी भी है, इसको तो मैं पीछे से पढ़ा रही हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वीडियो भी देख के आ सकते हो। एनवायरनमेंट की भी बायोस्फीयर वाली एक वीडियो है, इस रिविजन के लिए उसको देख सकते हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका नाम ही है, लेकिन एग्जाम में वो आपको 1986 लिख कर नहीं देते हैं और आपको पूछते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसका ईयर याद करना है, 1986।
अच्छा, ये जो आया था, क्या ये पहला है या इससे पहले भी कोई हमारे पास एनवायरनमेंट एक्ट थे? इससे पहले शायद थे 1972 और 4 का हमारा डाउट हो रहा है, 2 और 4 में एक था। वैसे तो पढ़ने के लिए हो सकता है इससे पहले भी फॉरेस्ट तो रहे होंगे, पर ये अभी पढ़ने के लिए हमारा पहला ही है, ठीक है, 1986 वाला। उससे पहले एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ खास काम करे नहीं गए थे और एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं था, ठीक है। इतनी बुरी हालत हुई नहीं थी, तो ना तो कोई कॉन्फ्रेंसेस उस टाइम पे होते थे एनवायरनमेंट को लेके, ना कोई इतना कोई सोचता था। लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट से लोग प्यार बहुत करते थे। जैसे कि हमारा वो कौन सा मूवमेंट था जिसमें वो पेड़ों से चिपक गए थे, उस मूवमेंट का नाम क्या है? चिपको आंदोलन हुआ, और हमारे पेड़ बचाओ आंदोलन, और बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए हैं। तो उससे तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते थे और बहुत सारे लोग आंदोलन वगैरह करते थे। पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो एक्ट बनाया गया है, कोई स्टेप लिया गया है, तो वो ये एक फेमस हमारा ये एक्ट है 1986 का। और इससे पहले इतना कोई खास गवर्नमेंट ने इस पर कोई कॉन्फ्रेंसेस या कुछ ऐसा करा नहीं था। तो इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली, मतलब प्रेसिडेंट से जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है 23 मई 1986 को, अंडर आर्टिकल 253। आपको आर्टिकल याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल के तहत 1986 वाला जो है एक्ट अप्रूव हुआ है। तो 253 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ने इसको 23 मई 1986 को अप्रूव किया था। संपूर्ण शक्ति केंद्र यानी कि रेगुलेटेड बाय या ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको रेगुलेट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसका अधिकार मतलब जिसको इसने बनाया और इसको लॉन्च किया, वो सारा जो श्रेय है केंद्र सरकार को जाता है। इस तरीके के जितने भी एक्ट होंगे उसका श्रेय केंद्र सरकार को ही जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो सिर्फ एक स्टेट में ही लागू होगा, और किसी पर्टिकुलर स्टेट का हमको JRF जैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला या पूरे देश में जो हुआ है वही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अधिनियम यानी कि एक्ट जो ये एक्ट है इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के अंदर 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शंस हैं। अब क्यों ऐसे कौन सी ज़रूरत आन पड़ी या ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई हमारे देश को कि अचानक से हमारा देश एनवायरनमेंट की तरफ सोचने लग गया? इससे पहले तो इतना कोई खास वो काम कर नहीं रहे थे एनवायरनमेंट के लिए। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, सबको पता होगा, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी भोपाल में गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो MIC है, मिथाइल आइसोनाइट, ये गैस का नाम है, जो लीक हो गई थी, है ना। ये गैस लीक हो गई थी, कब हुई थी? 3 से 4 दिसंबर 1984 में, जिसकी वजह से देश को भारी जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे इस गैस के उससे। तो फिर सोचा गया था, तो फिर इसको सोचकर इस गैस ट्रेजिडी को ध्यान में रख के एनवायरनमेंट के ऊपर सोचा गया और इस एक्ट को लाया गया 1986 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि एनवायरनमेंट की यूनिट है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देता है या एनवायरनमेंट की बात करता है। आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, वन तथा वन्य जीव रक्षा करना, मतलब कि प्रोटेक्ट एंड सस्टेन, मतलब बचाओ, संरक्षण करो, उसको प्रोटेक्ट करो और उसको सस्टेन करो। फॉरेस्ट को बचाओ, फॉरेस्ट एनिमल जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचाओ और उनको एक्सटिंक्ट होने से रोको, मतलब उनको मारो मत, ये सब, इन सब चीज़ों की बात करता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 51A भी इसी के लिए है, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की और एनिमल्स की बात की गई है। 51A में फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, एनिमल्स, इन सब की बात की गई है, मतलब लेक्स, रिवर्स, जो भी नेचुरल हमारी चीज़ें हैं उन सब की बात की गई है। साथ में ये भी बोला है कि एनिमल्स के साथ जो है हमको काइंडनेस दिखानी चाहिए, मतलब हम लोग काइंड होंगे तभी हमारी जो है प्रजातियाँ जो इतनी सारी हमारे देश में रह रही हैं तभी वो सुरक्षित रह पाएंगी। अगर हम अपने अंदर ये सोच ले कि हम किसी एनिमल को हार्म नहीं करेंगे, हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो कोई एनिमल एक्सटिंक्ट ही ना हो। आधे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। हम फॉरेस्ट काटे ही जा रहे हैं, तो उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। शिकारियों से और दूसरे एनिमल से एरिया कम होता जा रहा है, तो शिकार ज़्यादा हो रहा है और वो ख़त्म भी हो रहा है। कुछ कह लो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से और वेदर चेंज की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से।
केम इनटू फोर्स 19 नवंबर 1986। अगर आपको पूछे फोर्स में कब आया, यानी स्टार्ट कब हुआ, कौन से दिन से ये वो हो गया, एक्टिव हो गया, तो 19 नवंबर 1986 से 1986 से। और अगर ये पूछे कि अप्रूव किस दिन हुआ है, तो 23 मई को हुआ था ना, हाँ 23 मई 1986 को। इसमें 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शंस हैं। ये भोपाल ट्रेजेडी के बाद लागू किया गया था। इसको जो रेगुलेट करने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और एनवायरनमेंट पे जो दो यहाँ पे मैंने आर्टिकल आपको बताया, एक 48A जो प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स और एनवायरनमेंट की बात करता है, 51A जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और एनिमल्स के लिए काइंडनेस रखो, इस चीज़ की बात करता है। और गैस का अगर आपको नाम याद रखना है भोपाल ट्रेजेडी के बाद, याद रखो, एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, MIC मिथाइल आइसोनाइट, ये गैस जो है भोपाल ट्रेजेडी में लीक हुई थी। और डेट भी इसकी याद रखो, डेट नहीं तो कम से कम ईयर याद रखो। ये आपको ज़रूरी नहीं फैक्ट के अंदर ही पूछेंगे, वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। जितनी भी बहुत बड़े डिज़ास्टर्स हैं उन सबको आपको याद रखना है, जो बहुत बड़े लेवल के हैं। जैसे कि सुनामी आई थी, कौन से ईयर में आई थी सुनामी? सुनामी आई थी ना इंडिया में, इंडोनेशिया में और भी कई कंट्रीज़ में आई थी। और इंडिया और इंडोनेशिया का बहुत भारी नुकसान हुआ था उस सुनामी में। जब मुंबई आधा डूब डाब गया था, ख़राब हो गया था, ये साउथ के सारे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं पूरे डूब गए थे सुनामी में। देख कर आना कि कौन से ईयर में आई थी सुनामी। वैसे तो हमको डिज़ास्टर्स और हैज़ार्ड्स पढ़ने हैं। ये मेरे पास एक PDF है, ये क्लास 11th के CBSE की, इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले बच्चे तो उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये बुक है 11th क्लास की और इसके अंदर हैं हमारे सारे नेचुरल हैज़ार्ड्स। और हमको नेचुरल हैज़ार्ड और डिज़ास्टर जो है हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो जो जिनके पास टाइम है और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वो इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ये सारे हमारे नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं। और डिज़ास्टर, नेचुरल हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर में क्या डिफरेंस होता है? बताओ, डिज़ास्टर और हैज़ार्ड में क्या डिफरेंस है? किसी को नहीं पता? ईला, कामनी, कुछ पता है, कुछ आइडिया है? मतलब नेचुरल हैज़ार्ड तो नाम से समझ आ रहा होगा। देखो, नेचुरल हैज़ार्ड होता है जो प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिसको हम रोक नहीं सकते, वो नेचुरल हैज़ार्ड है। डिज़ास्टर होता है वो हमें कितना नुकसान दे के गई है। मान लो अर्थक्वेक तो रोज़ ही आते रहते हैं, अर्थक्वेक तो हर मिनट आ रहा है, तो क्या वो हैज़ार्ड नहीं है? हैज़ार्ड है, वो बिल्कुल हैज़ार्ड है, लेकिन वो डिज़ास्टर नहीं है। डिज़ास्टर होता है कि उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे वो सुनामी डिज़ास्टर थी जो आई थी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने सारे देशों को इतना नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा आग लगी भोपाल में, वो डिज़ास्टर था। जो वो कोई भी एक्टिविटी जो हमें बहुत भारी नुकसान दे दे, जिससे जान माल की काफ़ी हानि हो जाए, ठीक है, बहुत हमारा क्या बोलते हैं, लाइव्स भी जाएं और साथ में प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाए। ठीक है, कॉस्ट वाइज भी और लाइफ वाइज भी, दोनों तरीक़ों से हमें बहुत भारी नुकसान हो जाए, उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। वो ज़रूरी नहीं है प्राकृतिक आपदा की वजह से हो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि कोविड-19 भी एक डिज़ास्टर था, ठीक है, उसकी वजह से हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा भोपाल ट्रेजेडी भी एक डिज़ास्टर था, जबकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ है। तो वो इनको हम डिज़ास्टर कहते हैं, जो बहुत भारी नुकसान देते हैं। वो कोई बीमारी भी हो सकती है और वो नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है,
और नेचुरल हैज़ार्ड्स में वो छोटी सी फ्लड हो चाहे बड़ी सी फ्लड हो, वो नेचुरल हैज़ार्ड ही रहेगी। क्लियर है? जैसे लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक तो ऐसे एग्जाम्पल है, पूरे टाइम आते रहता है। अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आता ही रहता है, वो कह लो ऊपर तक नहीं आ पाता है, नीचे सेंटर बहुत नीचे है अर्थ के, तो वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ऊपर वो इतना झटका नहीं दे पाता है। हो सकता है इतना पावरफुल नहीं आता है, पूरे टाइम आया ही रहता है वैसे अर्थक्वेक तो कहीं ना कहीं, पर वो हमको फील नहीं होता है, तो वो डिज़ास्ट्रस नहीं होता, लेकिन हैज़ार्ड तो वो हमेशा ही कहा जाएगा। कोई डाउट? एक दिन ये सब पढ़ना तो है ही, हमें ऊपर से पढ़ें या जैसे भी पढ़ें, सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। नेचुरल हैज़ार्ड्स पढ़ने एक बड़ा टॉपिक है, इसके अलावा एनर्जीज़ पढ़नी है, बड़ा टॉपिक है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और ये सब एनर्जीज़। और इसके अलावा क्या बचा है? पोल्यूशन भी बचा हुआ है अभी तो, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन। इसके अलावा भी तो सारे प्रोटोकॉल्स भी बचे हुए हैं। एनवायरनमेंट बहुत बड़ी यूनिट है, पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो आपने पढ़ाया वो PDF